हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 2। जो बुक का पार्ट 2 है, हिस्ट्री की बुक का जो पार्ट 2 है, उसका आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है महिलाएं जाति हैं सुधार। महिलाएं और जाति में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाओं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। अब आपको इसमें ये बताया गया है कि आप इसमें अब ये पढ़ेंगे, आज से 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आज महिलाओं की स्थिति कैसी है, जातियों में पहले क्या था और अब उन जातियों के लिए क्या सुधार हुए हैं। जो भेदभाव या जो कुछ भी चीज़ें थी उनमें क्या सुधार हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि पहले लड़कियों को पढ़ने का मौके नहीं देते थे, नहीं मिलते थे, ना ही परिवार वाले पढ़ाते थे। आज के समय में आप सभी के सामने आप सभी जानते हैं कि सभी लड़कियां मोस्टली मध्य वर्ग की जो लड़कियां हैं, जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं, हायर क्लास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं वो सभी पढ़ती हैं। स्कूल्स भी, कॉलेज भी, सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड हैं। शादी के लिए भी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही इतनी फ्रीडम है कि वो जब तक बालिग नहीं हो जाती तब तक वो शादी, उनकी कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता और बालिग होने के बाद भी वो अपने इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार किसी भी जाति वर्ग के लड़के को चुन सकती है शादी के लिए। हाँ, लड़कियां फैमिली की वजह से नहीं करती हैं, जो भी है उनका खुद का पर्सनल इशू है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट ने ये फ्रीडम लड़कियों को दी हुई है। अब 200 साल पहले जो हालात थे वो बिल्कुल ही अलग थे और अब के बिल्कुल ही अलग हैं। और आज भी इतने सुधार होने के बाद भी कुछ गरीब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो आज भी अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते और उनमें आज भी लड़कियां अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शादी नहीं कर सकती। ये भी सच है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे, विभिन्न थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। आज से 200 साल पहले बहुत कम उम्र में ज़्यादातर बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। अब आपने ये भी देखा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। आज से 200 साल पहले देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। आज की सिचुएशन क्या है
कि जो विडो होती हैं, जो विधवा स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको दोबारा शादी करने की फ्रीडम है, वो दोबारा शादी कर सकती है और करते भी हैं, ठीक है। लेकिन आज से पहले क्या था, 200 साल पहले, कि अगर किसी लड़की का पति एक्सपायर हो गया है, उसको कुछ हो गया है, तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जल जाने के लिए कहा जाता था, और बहुत सी स्त्रियां जिंदा जलती भी थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई। इसमें क्या था, कुछ लड़कियां तो अपने खुद की इच्छा से जल के मर जाती थी। उसका कारण भी कहीं ना कहीं लोग ही थे, जनता थी। वो ये कि वो लोग उसे ज़िंदा रहने पर भी इस तरीके से टॉर्चर करते, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती। उस डर से कुछ लड़कियां खुद ही चिता के साथ जल जाती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ज़िंदा रहेंगी तो भी लोग उन्हें रहने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि वो मर ही जाए। वो अपनी आप को आज़ाद करने के लिए मर जाती थी। और जो लड़कियां ये उम्मीद रखती थी कि नहीं, हमें नहीं मरना है, हमें आगे की ज़िंदगी अपनी जीनी है, हमने मतलब जैसे मान लो किसी की नई शादी हुई है और कुछ ही दिनों में उसका पति मर गया है, और वो कुछ लड़कियां होंगी, भाई कुछ क्या, हर किसी की इच्छा होती है कि हम अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करें, आगे अच्छे से जिए। तो जिन लड़कियों की इच्छा नहीं होती थी जिंदा जलने की, उनको ज़बरदस्ती जिंदा जलाया जाता था। लोग, समाज ज़बरदस्ती उन्हें जिंदा जला दिया जाता, जिंदा जला देता था उन लड़कियों को। अब देश के सभी हिस्सों में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा हिस्सों में ये चीज़ थी, और हिंदू और मुस्लिम धर्म में तो थी ही, जिससे हम क्या कहते थे, सती प्रथा कहते थे हम। इस तरह स्वेच्छा या जबरदस्ती से मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। उनको क्या, कुछ तो खुद जलती थी, कुछ को जबरदस्ती जलाते थे ये लोग, और उसको कह दिया करते थे कि ये सती हुई है। सती प्रथा इसी को कहा गया है। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। सती शब्द का अर्थ बना रखा है, यह अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। लोगों ने जानबूझ के ये एक अफवाह फैला रखी थी, ये लोगों को अंदर विश्वास बिठा दिया था कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो विधवा ज़रूर होगी। तो माँ बाप जो है इस डर से अपनी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। ये लोगों ने खुद ही अंधविश्वास लोगों में पैदा कर दिया। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। बहुत सारे इलाकों में लोग जातियों के हिसाब से भी बटे हुए थे। महिला और पुरुष में तो था ही ये फर्क, जातियों में भी फर्क था। ब्राह्मण को और क्षत्रियों खुद को ऊंची जाति ही का मानते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। अब क्या था, पहले तो सबसे ऊंची जाति मानते थे ब्राह्मण और क्षत्रियों को। उसके बाद जो है, जो वैश्य, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, वे महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, उनको भी एक अलग स्थान था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे। उसके बाद थर्ड स्टेज होती थी किसकी, जो काश्तकार होते हैं, बुनकर होते हैं और कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार। इन लोगों की स्टेज आती थी, इन्हें दूसरा दर्जा दिया जाता था। जिन्हें शूद्र कहा जाता था। जिन्हें क्या कहते थे
कि ये शूद्र है, इनको शूद्र की जाति का नाम दे दिया। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। कुछ जो साफ सफाई का और जैसे घर की साफ सफाई हो गई, कपड़े धोना हो गया, ऐसे काम जो करते थे, बाल काटना हो गया, नाई का काम, कुछ जो ऐसे काम करते थे उनको बिल्कुल ही थर्ड स्टेज दे दी गई कि ये बहुत ही नीची जाति है और इस जाति के लोग को छूने से हम दूषित हो जाएंगे, ऐसा मानते थे। यानी काम जिनकी वजह से उनकी जाति, मतलब ऐसे काम जिनकी वजह से उन्हें लगता था कि उनकी जाति दूषित हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है, उनकी वजह से जातियाँ क्या थी, भ्रष्ट मानी जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। जो ऊंची जातियाँ होती हैं वो नीचे जो लोग होते हैं इनकी जातियों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने व स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों की आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। अब इन जातियों से इतना भेदभाव किया जाता था कि ये ऊंची जाति के लोग जहाँ जिस कुएं से पानी भरते हैं उस कुएं से जातियाँ पानी नहीं भर सकती, इसे छुआछूत माना जाता था। ये जातियाँ उनके मंदिरों में नहीं जा सकती, उनके घाट और तालाब पर नहाने नहीं जा सकते, उनकी छूट इन्हें नहीं दी जाती थी। ये मानते थे कि अगर ये लोग जाएंगे तो वो छूत हो जाएगा। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ, किस तरीके से इनका नज़रिया बदला और इनमें परिवर्तन हुआ और सुधार हुआ। परिवर्तन की दिशा में जो कदम उठे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का शुरू बदलाव दिखाई देता है। इसकी यह एक अहम वजह है कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। संचार के जैसे जैसे तरीके विकसित होते गए वैसे वैसे इनमें परिवर्तन आते गए और इन चीज़ों में हम सुधार कर पाए। इन रीति रिवाजों में, इन मूल्य मान्यताओं में से संबंधित जो चीज़ें थी उन पर बहस हुई, डिबेट हुआ और इनमें चर्चा हुई और इनमें सुधार किए गए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्ची और पुस्तिकाएं छप रही थी। पहली बार जो थी किताबें, अखबारें, पत्रिकाएं, ये सब चीज़ छपी तो इनमें यही चीज़ें डाली गई। अब लोगों के मन में ये होता था लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते, तो उनके पास ये माध्यम भी नहीं था कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और लोगों की सोच को चेंज करें। जब भी ये शुरुआत हुई इनकी जो लोगों तक पहुंचाने की, अखबारों की, किताब और की पत्रिकाएं वगैरह छपने लगी तो इनके ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लगे। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादातर लोगों की पहुंच में भी थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में आपको इसी चीज़ों के बारे में पढ़ाया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो स्टार्ट हुई है उसका जो पहला कदम था वो क्या था, पहली स्टेज क्या थी, किसके हिसाब से, किस तरीके से लोगों तक ये बातें फैली
की सोच को बदलना चाहिए और अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया लोगों की सोच बदलने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए। ये सब हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा अगर आपने चैप्टर 7 में चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी इस चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने चैप्टर भी इसमें पढ़ाया हुआ है। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इनमें क्या था, लोग अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इन शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और समाज परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और मजदूर संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक जो इनका समय था, इसी तरह के एक सुधार थे। राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने भी जाति और महिलाओं के लिए सुधार में पूरा योगदान दिया। जिनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय था 1772 से 1800। जिन्होंने ये जो सुधारों में जो हस्तक्षेप किया वो समय था 1772 से 1833 तक का। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। समाज के जिसके बाद से ब्राह्मण जो है उनमें समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उनका विचार था कि ये जाति पे जो भेदभाव होता है इस पे ना हो, उसका सुधार करने के लिए अपने विचार लोगों तक पहुंचाए और जो महिलाओं के लिए जो स्वतंत्रता और समानता थी उसके पक्ष के लिए उन्होंने पूरा योगदान किया और सुधार किया। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर के और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, जो कि ये गलत है, कि नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने ये चीज़ समझी और लोगों को समझाने की कोशिश की, समझाया भी बहुत से लोगों को। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं की अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें ये भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी, बोलते थे, वो इन भाषाओं को समझते थे। उन्होंने अपने लेखन के ज़रिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में
विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्होंने इन भाषाओं से लिखा लोगों तक ये बात पहुंचाई कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है, कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि इस तरीके से विधवा औरतों को जलाया जाए या उनके साथ ये सलूक किया जाए। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, अध्याय 7 में भी इसी के बारे में पढ़ाया गया है। अध्याय 7 में क्लास 7 में आपका एक चैप्टर है महिलाओं के लिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। और मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं इसके बारे में। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। उन्हें एक बहुत विद्वान व्यक्ति माना जाता था। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। इसके बाद के जो सुधारक थे उन्होंने भी ये चीज़ अपनाई। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच को समर्थन करते हों। उनका ये तरीका देखकर जो और विद्वान थे उन्होंने भी यही चीज़ सीखी और उन्होंने भी यही शुरू किया कि जब भी उन्हें किसी चीज़ में सुधार लाना होता था तो पुराने ग्रंथों को पढ़कर उनमें से कोई भी एक ऐसा श्लोक निकालते थे जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि ये कहीं भी ग्रंथों में जो है नहीं लिखा गया है। ग्रंथों के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, लोगों ने खुद ही बनाई है। ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये काम किया और इनको देखकर बाकी जो सुधारक थे उन्होंने भी यही अपनाया। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्राथमिक परंपरा के खिलाफ हैं। जो भी संबंधित वर्तमान रीति रिवाज हैं वो उसके परंपरा के खिलाफ हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। उन ग्रंथों के श्लोक को निकाल कर सबके सामने रखते थे और उसको समझाते थे, इसकी व्याख्या करके लोगों को ये समझाते थे कि ये हमारे ग्रंथों के हमारी परंपरा के खिलाफ है, जिससे कि लोग ये काम करना बंद कर दें, क्योंकि उस समय उन लोगों को समझाने का यही एक तरीका था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। विद्यासागर ने यह बात लोगों तक पहुँचाई कि विधवाओं को विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। विधवाओं के विवाह के पक्ष में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और समझाया लोगों को, तो बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया और उनका बहिष्कार भी किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। देश के दूसरे भागों में फैल गया ये, जो कि विधवा का विवाह करने का जो पक्ष था ये।
मद्रास प्रेसिडेंट ने तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। जो मुंबई के जो युवा थे बुद्धिजीवियों ने, उन्होंने क्या किया, वहाँ के सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने भी बहुत योगदान दिया इसमें और विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। अब जब उन्होंने ये रूल बना भी दिया तो भी विधवा जो स्त्रियां होती हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता था विवाह के रूप में। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। फिर जो रूढ़िवादी तबके थे उन्होंने इसका भी विरोध किया कानून का कि ये नहीं होना चाहिए। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि लड़कियां जो स्कूल जाने लगती हैं उसका समय। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। उन सुधारकों ने ये अनुमान लगाया कि जो सुधार लाना है अगर देश की महिलाओं की दशा में तो उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षित हुए उनकी जीवन में सुधार नहीं हो सकता। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे। उनको जब ये स्कूल खुले गए तो उनको डर हो गया कि लड़कियों को ज़बरदस्ती निकाल ले जाएंगे और पढ़ाएंगे ज़बरदस्ती और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे और उन्हें घरेलू कामकाज से दूर कर देंगे। ये लोगों को डर हो गया। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक व राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा है कि पिछले साल जो आपको राजसुंदरी देवी के बारे में जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की जो बत्ती होती है उससे चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा। आपको एक 7th क्लास की बुक में एक चैप्टर के अंदर स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से वो महिला चोरी छुपे रात को लाइट जलाकर पढ़ती थी। अपनी जो उसके पति जो एक भगवान की जो किताब था उसका पन्ना उसको राजसुंदरी देवी को मिल गया था और उस पन्ने पे जो अक्षर लिखे हुए थे उन अक्षरों से उन्हें पढ़ना सीखा। वो भी पेज छुपा छुपा कर वो रखती थी। आपने ये 7th क्लास की बुक में स्टोरी के अंदर पढ़ा होगा। चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा
पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी की आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू किया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। शुरुआत उनका किससे किया? कुरान पढ़ना सिखाया गया उन्हें, घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ना सिखाया गया उन्हें लगने लगा कि ये ज़रूरी की चीज़ें हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब क्या हुआ, जब महिलाएं पढ़ना लिखना सीख गई तो महिलाएं खुद महिलाओं के बारे में लिखने लगी कि उन्हें क्या क्या सा उनके साथ होता है और क्या उनके साथ होना चाहिए, उन्हें क्या क्या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या नहीं है। उन्होंने अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं और अपने विचार लिखने शुरू कर दी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इस रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। फिर औरतों को, महिलाओं को अपने बारे में जो है सोचने लगी और लिखने लगी और उन्हें लगने लगा कि हर धर्म में जो है धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, उन्हें बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई, कुछ डॉक्टर बन गई और कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज की महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। अपने विचार जो है वो लिखने शुरू किए महिलाओं पर। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष पुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों की हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे भी रोजी रोटी चला सके। अब क्या था, जो पंडित रामाबाई है उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं वो दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की जो हिंदू महिलाओं थी उनकी दुर्दशा के बारे में किताब लिखी और उन्होंने एक ऐसी चीज़ें सिखानी
महिलाओं को शुरू कर दी, जिससे कि महिलाएं अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने खाने के लायक पैसे कमा सकें, कि उनकी रोजी रोटी चल सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमों के लोग काफ़ी आग बबूला हुए, होने लगे। पुरानी सोच वाले कि अरे अब तो महिलाएं कमाने भी लगेंगी, जो कि वो अपनी रोजी रोटी चलाएंगी, तो अब तो उनमें कोई दबाव रहा ही नहीं, वो तो अब घर से बाहर जाने लगी। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं। हिंदू महिलाएं जो क्या कर रही हैं, अपने यहाँ के तौर तरीके छोड़कर पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिन्होंने हिंदू संस्कृत भ्रष्ट होगी, जिससे लगता था कि हिंदू की संस्कृति जो है वो भ्रष्ट हो रही है, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे, जो संस्कार दिए हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे और संस्कृति भ्रष्ट हो रही है। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जो कि रूढ़िवादी मुसलमान भी थे, वो भी इन बदलावों को लेकर चिंतित थे कि भाई इतना बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए, इतना बदलाव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 1920 के दशक में क्या हुआ कि भाई राष्ट्रवादी जो है सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लेने लगी महिलाएं, और शिक्षाएं के अधिकार के बारे में वो कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह को बनाने लगी। राजनीतिक में दबाव समूह बन गया कि उनके लिए भी कानून बनना चाहिए, उनके अधिकार के लिए। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं के आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका अहम था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संगठन में ही जोर लगाना चाहिए। क्या था कि इन्हें महिलाओं को अपनी अधिकार मांगे महिलाओं ने, तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, परंतु उनका जो वो था, ये कहना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती महिलाओं को, मतलब लोगों को, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज के विरोध संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। उन्हीं के लिए संघर्ष जो हो रहे इसमें जोर लगाना चाहिए। जाति और समाज सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे।